सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूँ। A1IAS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो नेचुरल हाइड्रोजन से रिलेटेड टॉपिक है। ये कहीं ना कहीं करेंट्स में था, इसीलिए इसे उठाया गया। एक करेंट्स का टॉपिक हो सकता है क्योंकि ये न्यूज़ में है, इसीलिए इस टॉपिक को आज एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा इसे आज डिसाइड किया गया। तो नेचुरल हाइड्रोजन ये कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस में, अगर जो हम सिलेबस की बात करें तो हमारे चाहे यूपीएससी का सिलेबस हो या बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस के सिलेबस में एक टॉपिक होगा नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन टॉपिक से इसे आप रिलेट कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज टॉपिक से इसे आप रिलेट कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इसे आप मिनरल में कर सकते हैं, खनिज संसाधन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक होगा। दूसरा, इसका और संबंध कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी से है। क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी से है। फिर और आप कह सकते हो कि जो क्लीन एनर्जी आ गई, ग्रीन एनर्जी आ गई, तो फिर कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से भी इसका रिलेशन है, ग्लोबल वार्मिंग से भी है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। अगर जो क्लीन एनर्जी की बात हम करते हैं तो आपको अगर जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने कि एसडीजी गोल नंबर 7 शायद हो, आप अच्छे से जानोगे। 17 गोल दिए गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो उसमें एक गोल क्लीन एनर्जी भी है ना। सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये एक गोल है। तो टॉपिक हमारा क्या है? नेचुरल हाइड्रोजन, प्राकृतिक हाइड्रोजन। नेचुरल हाइड्रोजन से कार्बन इमिशन सबसे कम होता है। कई टाइप के हाइड्रोजन होते हैं जिन्हें लैब में तैयार किया जाता है। तो लैब में तैयार करने वाले हाइड्रोजन को कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, कई पार्ट में बांटा गया है। किसी को ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं, किसी को ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं, किसी को ब्लैक हाइड्रोजन कहते हैं। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बोर्ड पे पहले से चीजें लिख दी गई हैं जिससे आपके लिए वीडियो छोटा बने, बहुत लंबा ना जाए, जिससे बोरिंग ना हो। तो नेचुरल हाइड्रोजन से कार्बन इमिशन बड़ा कम होता है, इसकी एनर्जी इफिशियंसी बहुत अधिक है, इसे निकालने के लिए बहुत ज्यादा इंटेंसिव प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता, इसीलिए इसे व्हाइट हाइड्रोजन भी कहते हैं। सफेद हाइड्रोजन, सबसे कम इमिशन, सबसे आसान है इसे निकालना। जीवाश्म ऊर्जा का ये एक विकल्प है, इसीलिए इसे हरित ऊर्जा के रूप में भी जाना जा रहा है। दूसरा, ये खबर में क्यों है? फ्रांस में कहा जा रहा है कि फ्रांस ने अपने यहाँ नेचुरल हाइड्रोजन की एक बहुत बड़ी भंडार फ्रांस में मिला है। और इस समय के हिसाब से अभी तक अनुमान यह है कि 46 मिलियन टन का भंडार वहां मिला है। फ्रांस में 46 मिलियन टन भंडार मिला है, जिसकी अभी कीमत 92 ट्रिलियन डॉलर है। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है, अभी कीमत यह है और ये फ्यूचर में कीमत इसकी बढ़ सकती है। मतलब अभी अनुमान किया गया है, और अभी ये अनुमानित जो रिजर्व है वो है, ये भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकता है। तो खबर ये हो गई फ्रांस में, और इस खबर के नाते नेचुरल हाइड्रोजन न्यूज में आया। नेचुरल हाइड्रोजन न्यूज में आया, फिर इसके बाद क्या है? नेचुरल हाइड्रोजन होता क्या है? तो बेटा, ये प्राकृतिक रूप से भूगर्भीय संरचना में ही मिलता है। जैसे और मिनरल मिलते हैं, ऐसे ये भी कहीं ना कहीं भूगर्भीय संरचना में मिलता है। इसे निकालते कैसे हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो ऐसे समझो, हाइड्रोजन 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 मिलेगा कहां से? हाइड्रोजन मिलेगा कहां से? नेचुरली हाइड्रोजन निकालने में जैसे एक विधि इसकी है, सरपेंटेनाइजेशन कहते हैं उसे। सरपेंटेनाइजेशन। चट्टानों में पानी जब घुस जाता है तो खनिजों की संरचना बदल जाती है। तो ऐसे पृथ्वी के अंदर की चट्टानों में, जब उन चट्टानों में लोहा रहे और वो लोहा अंदर के भीतर अंडरग्राउंड वाटर से वो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर ले, उसे मिल मिलकर अपनी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर ले, तो नेचुरल हाइड्रोजन उससे मिलता है।
और उसे निकालने की जो प्रक्रिया है उसे सरपेंटेनाइजेशन कहते हैं। दूसरा एक प्रोसेस है रेडियोलाइसिस, रेडियो एक्टिव, आप ऐसे समझो कि रेडियोलाइसिस, रेडियोधर्मी तत्वों के साथ पानी की जब प्रतिक्रिया हो तब वो हाइड्रोजन तैयार होता है। तीसरा डीप मेंटल प्रोसेस या डिगैसिंग बोलते हैं। अब ये माइनिंग का टॉपिक नहीं है, डीप मेंटल प्रोसेस या डिगैसिंग, फिलोसफी में ये सब टर्म भी यूज होता है, लेकिन ऐसे समझो डीप मेंटल प्रोसेस। अब अंदर के मेंटल में पृथ्वी की परत, क्रस्ट मेंटल, पृथ्वी की परत में होने वाली भूगर्भिक संरचना, और मेंटल में होता क्या है, कहीं ना कहीं भारी एलिमेंट होते हैं। वो भारी एलिमेंट पानी से अभिक्रिया करते हैं, और पानी से ऊपर आते समय पानी से अभिक्रिया करते हैं, तो उस दौरान कहीं ना कहीं नेचुरल हाइड्रोजन बनता है। तो कहीं ना कहीं तीन प्रोसेस आपको दिख रहा है कि इसकी उत्पत्ति इन सरपेंटेनाइजेशन, रेडियोलाइसिस और डीप मेंटल डिगैसिंग या प्रोसेस भी कहा जाता है। फिर अगली बात क्या है, कह रहा है इसमें विश्व में भंडार। तो विश्व में अभी कोई स्क्रूटनी नहीं हुई है, कोई ऐसा एटलस नहीं है कि एग्जैक्ट हम भंडार जान पाए, लेकिन अभी तक अनुमान है कि ऑस्ट्रेलिया में इसके भंडार हैं, यूएसए में है, कनाडा में है, फ्रांस में मिला ही है इतना बड़ा भंडार, इसीलिए न्यूज में है। स्पेन में है, फ्रांस और स्पेन में बेटा पेरेनीज माउंटेन है, उसमें आप देखोगे वो मिल जाएगा भंडार, और तमाम जगह है। भारत में इसके भंडार की संभावना अभी हमारा जीआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोल रहा है 3,475 मिलियन टन हमारे पास भंडार हैं, जो अंडमान निकोबार में ज्यादा हैं, और जगहों पर हैं, लेकिन अंडमान निकोबार में ऐसी संभावना ज्यादा मिल रही है, तो हमारे यहाँ भी भंडार है। अगली बात क्या है, ये हाइड्रोजन कितने टाइप के होते हैं, तमाम टाइप है। अभी तक वैज्ञानिकों की ये मान्यता थी, अभी तक ये मान्यता थी कि हाइड्रोजन केवल लैब में ही तैयार होता है, लेकिन लैब में तैयार होने का दिक्कत क्या है, हाइड्रोजन तैयार करने में कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ज्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ज्यादा होता है मतलब हाइड्रोजन तैयार करो, एक तो हाइड्रोजन आप तैयार कर रहे हो एनर्जी इफिशियंसी के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए, कार्बन इमिशन कम करने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन तैयार करने में ही कितना कार्बन इमिशन हो जा रहा है। तो प्रयोगशालाओं में, लैब में हाइड्रोजन तैयार करने की कई सारी लिमिट है, जैसे कई टाइप बताए गए हैं, जैसे यहां मैंने लिखा ग्रे हाइड्रोजन। अब ग्रे हाइड्रोजन निकलने में कहीं ना कहीं 1 टन अगर जो ग्रे हाइड्रोजन निकल रहा है तो 6 से 7 टन मीथेन गैस निकल जाती है, मतलब मीथेन से तैयार ही किया जाता है, इससे सबसे ज्यादा मीथेन गैस निकलती है। लेकिन अगर जो आपको हाइड्रोजन चाहिए तो भाई इसे निकालना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन कहाँ आप देखते होंगे, पीएसएलवी, जीएसएलवी, हमारे यहाँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 3 स्टेज का होता है, ये 3 स्टेज की व्हीकल है, और 3 स्टेज में आप देखोगे लास्ट वाला जो थर्ड स्टेज है, पहला सॉलिड स्टेज, दूसरा लिक्विड, लास्ट वाला क्रायोजेनिक। तो यहां भी यूज होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है। तो भाई हाइड्रोजन की अगर जो एसेंशियल जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसे लैब में तैयार ही करना पड़ता है, कहाँ हम नेचुरली डिग करने जाएंगे, खोदने जाएंगे। तो इस तरीके से भी तैयार होता है। ग्रीन हाइड्रोजन पानी से ही तोड़ के ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाता है, पानी से ही तोड़कर ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाता है। H2O है, अब ऑक्सीजन हटाया गया, हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है पानी से ही तोड़कर। कहा जाता है कि ये सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल है, इसे कम से कम कार्बन इमिशन होता है। अब जो लाइट वगैरह में खर्च हो जाए, लैब में खर्च हो जाए, वही कार्बन इमिशन है, नहीं तो कार्बन इमिशन नहीं होता। ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज सिस्टम, कार्बन को पकड़ा गया और स्टोर किया गया, इससे हाइड्रोजन बनता है। कार्बन को पकड़ के स्टोर किया जाता है पृथ्वी के अंदर की परतों में और जगहों स्टोर किया जाता है, तो ब्लू हाइड्रोजन। ब्लैक हाइड्रोजन और ब्राउन हाइड्रोजन भी कहीं ना कहीं कोयले से बनता है, ये दोनों, ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, कोयले से बनता है। जब आप कोयले से हाइड्रोजन बनाओगे तो भी कहीं ना कहीं कार्बन इमिशन होगा ही, तो कौन सा क्लीन एनर्जी। लेकिन नेचुरल हाइड्रोजन जिसे हम व्हाइट हाइड्रोजन कह रहे हैं, इससे कार्बन इमिशन एकदम कम होता है, समझ लीजिए होता ही नहीं, इसीलिए ये न्यूज में है। फिर अगली बात क्या कह रहा है, नेचुरल हाइड्रोजन आपसे लिखने के लिए आ जाए तो कितने कितने पॉजिटिव पॉइंट, इसके लाभ क्या हो सकते हैं, भाई इस पर भी बात कर लें। तो पहला लाभ तो ये है, सफिशियंट, ये अवेलेबल है, प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध है। दूसरा, सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी, सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करता है, ग्रीन एनर्जी, SDG गोल को पूरा करता है, इसके लिए भी इसके लिए किसी
एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस, इसको निकालने के लिए किसी बहुत ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस से गुजरना नहीं होता है, आसानी से इसकी डिगिंग हो जाती है, आसानी से ये मिल जाता है, इसकी माइनिंग हो जाती है। अगली सबसे बड़ी बात, रिसाइकेबल है, इसका रिसाइकिल हो सकता है, तो रिसाइकेबल है, इसीलिए इसे प्रदूषण एकदम नहीं होता, रिसाइकेबल है, प्रदूषण होता ही नहीं। अब व्हाइट हाइड्रोजन इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए व्हाइट हाइड्रोजन बोलते हैं, इससे कार्बन इमिशन कम होता है, इसीलिए लो कार्बन फुटप्रिंट इससे निकलते हैं, बहुत कार्बन फुटप्रिंट कम, मतलब निकलने और जलाने पर कार्बन इमिशन नहीं होता, यहां भी लिखा है। इसको निकालने के लिए उत्पादन लागत बहुत कम है, उत्पादन लागत बहुत कम है। फिर अमेरिकन सर्वे ये कहता है, यूएस का एक सर्वे है जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, यूएसए जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, कि थोड़ी सी मात्रा ऊर्जा, थोड़ी सी ही मात्रा कहीं ना कहीं कार्बन के अभी की जो थोड़ी सी मात्रा किन किन देशों में है, उससे अगर जो देखा जाए तो एकदम एग्जैक्ट तो सर्वे मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन कह रहा हूँ 200 साल तक ये सस्टेन हो सकता है, 200 साल तक ऊर्जा दे सकता है। सीधी सीधी बात हम कहें कि उसकी ऊर्जा क्षमता ज्यादा है, एनर्जी इफिशियंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए भी जरूरी है। दूसरा, ऊर्जा सुरक्षा के लिए हमारे जरूरी है, दूसरे पर निर्भरता कम होगी, अगर जो नेचुरल हाइड्रोजन हम देख रहे हैं, नेचुरल हाइड्रोजन की तरफ हम देख रहे हैं, ऊर्जा सुरक्षा जरूरी है, ऊर्जा निर्भरता कम होगी, जिसमें परिवहन सबसे ज्यादा जरूरी है। व्हाइट हाइड्रोजन को नेचुरल गोल्ड भी कहा गया है, व्हाइट हाइड्रोजन को नेचुरल गोल्ड भी कहा गया है। एविएशन सेक्टर में, शिपिंग में, स्टील में और में इंडस्ट्री में क्लीन एनर्जी के रूप में भी प्रयोग हो सकता है, जिससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट भारत का कम हो सकता है, कार्बन इमिशन कम हो सकता है। 2070 तक हमने टारगेट किया है कि 2070 तक हम पूरे फॉसिल्स फ्यूल को खत्म करके क्लीन एनर्जी पर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। जाहिर सी बात है इस गोल को भी अचीव करने में सहायक है। संभावना क्या है? अभी डाटा ये है 2020 तक 6 मिलियन टन पर ईयर भारत में डिमांड है हाइड्रोजन की, तो 2017 तक 50 मिलियन हो जाएगा। तो उसके लिए, उसे फुलफिल करने के लिए भी जरूरी है, आपको पहले ही बताया कि अंडमान निकोबार में इसका अनुमान है, और ये मिलता कहाँ है? पुरानी रॉक्स में मिलता है, लाइक धारवाड़। अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का एक वीडियो यहाँ पड़ा होगा, ध्यान से समझ लेना। धारवाड़ में मिलेगा, विंध्यन में मिलेगा, गोंडवाना में मिलता है, और नेट जीरो इमिशन 2070 तक ये भी प्राप्त करना है, इन सब स्ट्रक्चर में मिलता है। सबसे बड़ी बात कि नेचुरल हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए चुनौतियां क्या क्या हैं, व्हाट इज द चैलेंजेस? तो चुनौतियां क्या क्या हैं? सबसे बड़ी चुनौतियां तो हमें ठीक से अभी पता ही नहीं है कि नेचुरल हाइड्रोजन मिलेगा कहाँ। ठीक सर्वे करना पड़ेगा, उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो केवल सरकार के बस की बात नहीं है। तो पहला तो यही है, सटीक भूगर्भिक जानकारी का अभाव है ना, जियोलॉजिकल नॉलेज, एग्जैक्ट जियोलॉजिकल नॉलेज हमारे पास है नहीं, इसीलिए हम ट्राई एंड एरर मेथड अपनाएंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। फिर दूसरा क्या कह रहा है? साइंस, साइंटिफिक टेम्परामेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इसकी माइनिंग ठीक से कर सकें। सबसे बड़ी बात, लागत बहुत ज्यादा आएगी, लागत बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट, है ना, और प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं। मतलब अगर जो गवर्नमेंट इनिशिएट करे तो ये पीपीपी मॉडल पर भी हो सकता है, कई लोग कह रहे हैं, प्लस इसमें पीएसयू भी शामिल हो और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट हो, तब तो जाके ये चुनौती को टेकल किया जा सकता है। अगर जो चुनौतियां हो गई तो फिर बेटा क्या हो जाएगा, फिर अंतिम में आपको निष्कर्ष लिख देना है। अब निष्कर्ष क्या लिखोगे? निष्कर्ष आपका फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव पॉइंट उसमें रहे। जाहिर सी बात है, अब पॉजिटिव पॉइंट कैसे लिखोगे कि हमें हर हाल में क्लीन एनर्जी से, हमारी जीवाश्म ऊर्जा से हमें स्वच्छ ऊर्जा की तरफ मूव करना है। नेचुरल हाइड्रोजन ऊर्जा निर्भरता तथा ऊर्जा पर लगने वाली लागत के आयात को कम कर सकता है, जिससे हमारा चालू खाता घाटा भी कम हो सकता है। इसमें तमाम चुनौतियां तो हैं, लेकिन इन चुनौतियों को ठीक तरीके से नीतियां बनाकर और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के सपोर्ट से इसे पार किया जा सकता है, जो भविष्य में हमारी पीढ़ियों के लिए और हमारे संपोषणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, संपोषणीय विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से आप निष्कर्ष करके इसे
आप खत्म कर सकते हो। यार तो एक बार इसे ध्यान से देखना और फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।